तो फाइनली देखो सारा का सारा पीडीएफ रेडी हो गया है। एक्चुअली हम पीडीएफ पर लिख के नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो सिट चैप्टर है ना, ये सिट चैप्टर में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा थे। जो चैप्टर 1 है हम लोगों का, एक्सरसाइज 1 जो है, तो हम क्या सोचे कि चलो ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलर पीडीएफ बना लेते हैं। तो देखो इस तरह के पीडीएफ हम बना लिए ताकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो ना करना पड़े। तो पीडीएफ बन गया और हम इसी पीडीएफ में तुम लोगों को सब कुछ, बस चैप्टर 1 में जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चंस में जाने से पहले हम सबसे पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे सारे के सारे डीप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और ध्यान रखना, अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भारत में होते हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी और स्टेट लेवल के सारे एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो हर बच्चे को करना चाहिए, उस वाले उन सारे क्वेश्चंस की एक नई वीडियो बनाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में जो भी टॉपिक कवर होगा, तुमको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक पर बेस कौन कौन से एग्जाम्स में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, राइट। तो वहाँ से तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और वो सारे न्यूमेरिकल्स में करवा देंगे। अब देखो, हम लोग जब इतना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब सॉरी, चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऐसे करके जब कवर कर लेते हैं तो हम लोग का सेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब सेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो तुम लोग सोचोगे कि सर अगर सेट कंप्लीट हो गया है तो क्यों ना आईआईटी में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं, राइट, सेट चैप्टर के। अब देखो हम तुमको बताते हैं। देखो, आईआईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें तुम लोगों को बहुत रेयरली ऐसा होगा, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन सिर्फ उसी चैप्टर से आया हो। मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुमको ऐसा लग रहा है, जैसे आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आया है जो इंटीग्रेशन से आया है, तो इंटीग्रेशन का तुमको लगेगा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि उस क्वेश्चन के डीप लेवल में जाने के बाद तुमको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज भी जरूरी हो। तुमको हो सकता है कि इंटीग्रेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया हो आईआईटी लेवल पे जिसमें पहले प्रोबेबिलिटी लगाना हो और प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद उसमें इंटीग्रेशन लगाना हो। मतलब ये है कि सेट चैप्टर करने के बाद हम आईआईटी के के सारे क्वेश्चंस अभी सेट के तुरंत बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैथ के कई चैप्टर्स की जानकारी होना जरूरी है। वो आईआईटी में बहुत टफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, कि हम लोगों को, ये मेरा काम है कि जो क्वेश्चंस आईआईटी में इस टॉपिक से रिलेटेड हुए, एकदम प्योर इसी टॉपिक पर बेस्ड हुए, उसको तो हम करवा देंगे। और बाकी जो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं जो सेट के जैसे लगते हैं लेकिन उनमें और भी चीज़ों का मतलब चैप्टर्स का मिक्स होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उन क्वेश्चंस को बाद में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। अब देखो, हम एक चीज़ से बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरा कई साल से ये मन था कि हम अपनी पूरी की पूरी वीडियो बना करके डाल दें यूट्यूब पर, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम एरोस्पेस के कंटेंट में बहुत ज़्यादा बिजी थे। अब जो मेरा गेट एरोस्पेस का जो क्लास है उसमें सब कुछ A to Z रेडी हो चुका है, वो सब अच्छे से काम कर रहा है। सारी की सारी टेस्ट सीरीज रेडी हो चुकी हैं। हम गेट एरोस्पेस के इंडिया में नंबर 1 कोचिंग है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज देता है और विद सॉल्यूशन, और हर लेक्चर को वीडियो में कन्वर्ट करके वीडियो सीरीज भी देते हैं और A to Z स्टडी मटेरियल भी देते हैं। मतलब इंडिया में एरोस्पेस की डिमांड के बच्चे बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इंडिया में एरोस्पेस की कोचिंग भी बहुत कम है, और जो कोचिंग है वो बहुत अच्छी कोचिंग नहीं होती हैं, लेकिन अपनी कोचिंग को हम बहुत अच्छा बना दिए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। तो अब टाइम मिल रहा है क्योंकि वो सब का सारा काम हो चुका है, तो अब हम लोग निपटाते हैं अपना जो अपना जो 11th क्लास का मैथ है पूरा का पूरा, और ऑफकोर्स केमिस्ट्री एज वेल, राइट। तो इस पूरी सीरीज को हिंदी में रखते हैं। अब देखो, सेट को समझते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो, जब भी हम लोग सेट को समझते हैं तो पहले तुमको ये समझना होगा कि तुम साइंस और मैथ के स्टूडेंट हो, तो कोई भी चीज़ जो तुमको दी जाए, तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम उसको एनालाइज कर लो। एनालाइज मतलब उसमें एक पैटर्न खोज लो, उसमें एक फ्लो होगा, तुम उस फ्लो को जज करो जब भी तुमको कोई चीज़ दी जाए। मतलब मान लो तुमको खाने के लिए हलवा दिया गया, तो अगर तुमको हलवा खाना है तो ठीक है, तुमको प्लेट में हलवा मिला। अब तुमको ये जानना चाहिए, देखो हम साइंस और मैथ के स्टूडेंट के रूप में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भूख लगा है तो अब वो जाके ये चीज़ शुरू कर दे, ठीक है। भूख लगा है तो दबा के खाओ और ख़त्म करो। लेकिन हम सेट के पर्सपेक्टिव में ये बात बोल रहे हैं कि अगर तुमको हलवा मिला
तो तुम ये जानोगे ना कि हलवा किस चीज़ का बना है, इसमें चीनी है तो कितनी चीनी है, पानी है तो कितना पानी है, हलवा कितने देर तक गर्म किया गया है। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस जब तुमको होंगे तो तुम अब क्या कर रहे हो कि इस तरह की बातें करके तुम इस हलवा को एक साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो। लोगों को पता है कि हलवा क्या होता है, लेकिन अब तुम हलवा के बारे में उनको समझा रहे हो कि हलवा क्या होता है। तो अब क्या होगा कि तुम्हारे इस समझाने के बाद कुछ और इंटेलिजेंट लोग होंगे जो हलवा पे आविष्कार करना शुरू कर देंगे, खोज करना शुरू कर देंगे, तो हलवा की तरह तरह की वैरायटी निकलने लगेगी। ठीक है, इसका मतलब जब किसी ज्ञान को हम लोग सुदृढ़ तरीके से अरेंज कर देते हैं तो उस ज्ञान से आगे जाने वाले मतलब आगे आने वाले भविष्य में कई ऐसे स्टूडेंट्स और वैज्ञानिक बनेंगे जो उसका यूज करके आगे जा करके बड़े बड़े आविष्कार और खोज करेंगे। ठीक है, मतलब उनको तुम्हारे अरेंजमेंट की वजह से एक सहूलियत मिलेगी, एक हेल्प मिलेगा। इसीलिए जब भी तुम विज्ञान पढ़ते हो तो या मैथ पढ़ते हो, उसमें चीज़ों को टॉपिक वाइज अरेंज करके दिया गया होता है। सबसे पहले चैप्टर में सेट को ही क्यों रखा गया है, सबसे पहले इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्यों नहीं रखा गया, इसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है, जब तुम इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो तुमको हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात, हमको यहाँ पर बेसिक क्लासेस से लेकर के एमटेक तक की क्लासेस का पूरा आइडिया है, इसलिए हम हर चीज़ को जीरो लेवल से हायर लेवल तक कनेक्ट करेंगे ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पूरा बना रहे और नई नई बातें जानने को मिले। मतलब मैथ तो तुम सीखो ही सीखो, प्लस साथ में कुछ ऐसी बातें भी सीखो जो तुम शायद किसी और कोचिंग सेंटर में या शायद अपने स्कूल में उतनी ज़्यादा ना सीख पाते हो। राइट, अब शुरू करते हैं सेट का एक बेसिक तरीका। सेट को समझने के लिए पहले आपको एक शब्द समझना होगा, कलेक्शन। जो हम लोग चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जुटाते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि तुम समुंदर में गए, समुद्र के अंदर नहीं, बीच पे गए या नदी के किनारे गए, वहाँ पर तुम दो तरह की चीज़ों को अपने हाथ में इकट्ठा किए। एक था बालू, जिसको इंग्लिश में सैंड कहते हैं, और एक थे पत्थर। ठीक, तो जब तुम घर आए तो तुम पत्थर को बालू से अलग किए। अब तुम्हारे पास बालू अलग बचा और पत्थर अलग बचा। तो बालू एक अलग चीज़ है, क्योंकि बालू अलग चीज़ है तो जहाँ पर बालू की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे बालू को यूज कर लोगे, जहाँ पर पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे उसको यूज कर लोगे। लेकिन जब तुम कलेक्ट किए थे उस टाइम में बालू और पत्थर दोनों साथ में थे, तो उनका कलेक्शन था, वो उनका ग्रुप था, वो डायरेक्ट तुम उसको यूज करने के लायक नहीं थे। राइट, मैथ में जब भी तुम किसी नंबर को, किसी फंक्शन को या किसी भी मैथमेटिकल टूल को यूज़ करते हो तो उसके यूज़ करने से पहले तुम्हारी एक रिक्वायरमेंट होती है। तुम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको यूज़ करोगे। अगर मान लो तुमको कहीं पर नेचुरल नंबर यूज करना है तो तुम वहाँ पे √-3 नहीं यूज कर सकते। अब इस तरह के सेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम लोग वैसे बेसिक लेवल में जब तुम मैथ को सॉल्व करते हो अपने हाथ से, तो तुम अपने हाथ से जब सवाल लगा रहे होते हो उस कंडीशन में तुमको इस तरह के खोजबीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ्यूचर में जब तुम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो सॉफ्टवेयर में अंदर में लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी। तो उसमें मान लो कोई लाइब्रेरी ऐसी है जिसमें सिर्फ त्रिकोणमिति फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। उसमें एक लाइब्रेरी ऐसी होगी जिसमें सिर्फ लॉग के फंक्शंस हैं। एक लाइब्रेरी ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी और फंक्शन, मान लो रेशनल फंक्शंस हैं, मान लो पॉलिनोमियल्स हैं, मान लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर, मतलब कई तरह के फंक्शंस होते हैं। तो जब तुम किसी सॉफ्टवेयर को सॉल्व कर रहे हो, मतलब उस पर काम कर रहे हो, तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, बचपन में हम लोग जो सेट पढ़े थे एक्चुअली उसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, जब तुम सेट को समझने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कई डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स को तुमको समझना होगा ताकि तुमको सेट का पूरा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो कुछ तो एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन क्या इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट होते हैं कि इस सेट को पूरा समझने के लिए? तो देखो, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बात को ही समझ के सही आंसर दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बात को समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट एग्जाम्पल को वो गलत कर देते हैं। ठीक है ना? तो हम तुमको यहाँ पे जज नहीं कर रहे, हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी चीज़ को समझ रहे हो तो ये तुम्हारे IQ पर भी डिपेंड करेगा कि तुम उसको कितना बेहतर समझे। ठीक, मेरे साइड से हम तुमको बेहतरीन समझाएंगे। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद एनसीईआरटी पे आते हैं। हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सेट क्या होता है,
किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे, किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। सेट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, और उस सेट में उसी तरह के लोग होते हैं। अब जैसे मान लो कि तुमको हम एक सेट देते हैं, हम बोलते हैं कि ये एक सेट है, चेक करो ये एक सेट है कि नहीं है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो है कि तुम्हारे पास जो तरीका है सेट को समझने का, उसके आधार पर तुम जज करो कि दिया गया जो कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं। दूसरी बात, तुमको सेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसलिए तुम उसको नहीं कर पाओगे। तो पहले सेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, सेट वाले क्वेश्चंस में, मतलब इस चैप्टर में कई डिफरेंट तरह के सेट्स होंगे। कुछ सेट ऐसे होंगे जो नंबर के हिसाब से होंगे, कुछ सेट ऐसे होंगे जो लोगों के हिसाब से होंगे, कुछ सेट ऐसे होंगे जो फ्रूट्स के आधार पे होंगे। देखो, इस दुनिया में जितनी भी वैरायटीज़ हैं, हम उन सारे वैरायटीज़ को सेट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो हम तुमसे ये पूछें, बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछें, हम तुमसे ये बोलें कि दुनिया के सारे ऐसे गाड़ियों का एक सेट बनाओ जिसमें 4 व्हीलर यूज होता है। ठीक, तो उसमें सारी गाड़ियां वही रखो जो 4 व्हीलर से चलती हैं, 4 टायर जिसमें लगे होते हैं। तो क्या वो एक सेट होगा? हाँ, वो एक सेट होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसका कंडीशन 4 टायर्स का है। तो इसका मतलब, अब मान लो कि हम तुमको एक सेट दिए, हम बोले इसमें वही गाड़ियां आके पार्क करना जिन गाड़ियों में 4 टायर्स हों। ठीक, अब देखो, हम तुमको सिर्फ एक ही कंडीशन दे रहे हैं, 4 टायर्स हों। हम तुमको ये कंडीशन नहीं दिए हैं कि वो इंडिया की हो, अमेरिका की हो, लाल कलर की हो, काली कलर की हो। ये सब कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, 4 टायर्स होने चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड आता है गाड़ी लेकर के, उसके पास 4 सेट हैं, तो तुम उस गाड़ी को इस कलेक्शन में पार्क करोगे या नहीं करोगे? करोगे। ठीक है, क्यों करोगे? क्योंकि कंडीशन सिर्फ 4 टायर का है। इसका मतलब ये जो पार्किंग है, क्या हम इसको सेट बोल सकते हैं? यस, ये सेट है, क्योंकि ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आप मैथ में जो भी सेट बनाएंगे या जज करने की कोशिश करेंगे, वो सारे के सारे एक कंडीशन पे डिपेंड करने चाहिए। उन सारे में एक सेम कंडीशन होना चाहिए। अगर वो सारे एक सेम कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपका सेट सही है। अब जैसे मान लो हम तुमको एक सेट देते हैं, देखो इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, लेकिन एक कंडीशन को समझो। हम मान लो एक सेट बनाते हैं जो गोरे लोगों का सेट है। भारत में क्या होता है कि ऐसे बहुत ही गधे लोग हैं जो काले गोरे का भेद करते हैं, रंग भेद करते हैं, और उसकी वजह से शादियां नहीं करते हैं, शादियां करते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत ही घटिया चीज़ है ये सब। ठीक है। अब मान लो कि मैथ में हम एक चीज़ को, हम एक सेट बनाए, उसमें बोले कि इस सेट में सिर्फ गोरे लोगों का नाम ही होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ गोरे लोगों का नाम। जैसे कोई स्टूडेंट है, सॉरी कोई पर्सन है, वो पर्सन ए है, उसका नाम ए है, कोई पर्सन बी है, वो पर्सन बी है। अब मान लो ये दोनों गोरे हैं। ठीक, अब पॉइंट ये है कि मान लो कोई बाहर का पर्सन सी आया, वो खुद को गोरा समझता है। ठीक है, लेकिन इस सेट के हिसाब से तो वो गोरा नहीं है, या हो सकता है कि वो ज़्यादा गोरा हो या कम गोरा हो, सांवला हो, कैसा हो। तो अब यहां पर देखो, इस एग्जाम्पल से ऑफेंड मत होना, हम तुमको बुरा मत मानना, हम तुमको सिर्फ सेट की असली बात बताना चाहते हैं कि जब कोई चीज़ प्रॉपरली डिफाइंड होती है, उसका प्रॉपर कंडीशन होता है, तभी वो सेट हो सकता है। तो ये गोरे लोगों का सेट कोई सेट नहीं हुआ, क्योंकि हर इंसान काला है, हर इंसान गोरा है। दूसरे के रिस्पेक्ट में हर इंसान काला है, हर इंसान गोरा है। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, ठीक है, अब वो लड़का मान लो सांवला है, लेकिन उसके सामने अगर काला, बहुत काला लड़का आ जाएगा तो उससे तो वो गोरा ही हुआ ना। तो यहां पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब रिलेशन की बात आ रही है कि अगर आप रिलेटिव में देखें तो यहां पर काले गोरे का वो बनता है। ठीक, इस चीज़ को लेकर के प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानेगा। हम यहाँ पर मैथ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथ ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, और आप लोग साइंस के मैथ के स्टूडेंट हैं, आप लोग भी ऐसी बातों को फ्यूचर में कभी भी न माने। ठीक, इंसान का नेचर, इंसान का स्वभाव, इंसान का दिल देखें, इंसान की मतलब उसके अंदर की इंसानियत देखें। अब देखो, क्या तुम किसी के इंसानियत का सेट बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक, अब जैसे देखो, मान लो हम बात करें कि हम लोग एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सारे उन लोगों का सेट जो एग्जैक्टली 5.7 इंच हाइट के हैं। तो क्या ये सेट पॉसिबल है? हाँ, ये सेट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन दी गई है वो मैथ के हिसाब से बिल्कुल फिट कंडीशन है।
ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इससे छोटे हों, उनको हटा देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इनसे बड़े हों, उनको हटा देंगे। मतलब कि अगर तुम कोई सेट बनाते हो मैथ में, तो जो सेट बनने के बाद जो दूसरी चीज़ें उसमें भर सकते हो कि नहीं, उसको चेक करो। जैसे मान लो कि एक सेट बन गया, इस सेट में हम कलेक्शन डाल दिए। सो एक्चुअली सेट क्या होता है, सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी। उन चीज़ों में जब सेम सिमिलरिटी होगी, समानता होगी किसी एक बात को लेकर के, तो ये सेट उसी बात के लिए जाना जाएगा। समझ में आ रहा है सेट क्या होता है? लगभग 10 मिनट से सेट को ही बता रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कि कच्चे फल का अगर सेट बनाए, कच्चे फल का सेट, तो ये सेट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पाएगा ना? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब कुछ फल कम कच्चा होगा, कुछ फल ज़्यादा कच्चा होगा। ठीक है, कुछ फल ज़्यादा कच्चा होगा, कुछ फल मतलब ज़्यादा पक्का होगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे सेट थोड़ी बनेगा। सेट बनने के लिए प्रॉपर मैथमेटिकल कुछ ना कुछ चीज़ होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी, अगर हम ऐसे फल का सेट बनाएं जो सिर्फ आम है, आम छोड़ो अमरूद हैं, जो सारे के सारे फल अमरूद हैं, गुआवा, केला। एक मान लो कि हमारे पास 15 फ्रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे मिक्स फ्रूट्स हैं। हम उसमें से सिर्फ केले का कलेक्शन करना चाहते हैं, तो केले का कलेक्शन हम कर लेंगे यहाँ पे। अब उस कलेक्शन को सेट कहेंगे या नहीं? तो हाँ, उसको सेट कहा जाएगा, क्योंकि वो उसमें सिर्फ केला है। तो कंडीशन है ना भाई, एक कंडीशन है ना। अच्छा, समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा इसको उल्टा समझते हैं। दुनिया के सारे ऐसे फलों का सेट जो हरे कलर के होते हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फल कम हरे होते हैं, कुछ फल ज़्यादा हरे होते हैं, और कुछ फल आगे जाके लाल पीले नीले भी हो जाते हैं। जैसे तुमको एक चीज़ पता होगी, एक सब्जी होती है जैसे शिमला मिर्च, जो बड़ी सी मिर्च होती है शिमला मिर्च, ध्यान में होगा तुम्हारे, वो शिमला मिर्च अपना रंग चेंज करती है, राइट? तो अगर हम बोलें कि शिमला मिर्च एक ऐसा सब्जी है, फल है जो हरे रंग का होता है, ठीक, तो ठीक है। अगर तुम सिर्फ शिमला मिर्च का सेट बना रहे हो, तब तो वो सेट शिमला मिर्च के लिए जाना जाएगा। लेकिन अगर तुम एक ऐसी सब्जी का सेट बना रहे हो जो हरे रंग की होगी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शिमला मिर्च अपना रंग चेंज करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको तुम इसमें नहीं डाल सकते, मतलब जब तक तुम श्योर ना हो। अब चलो आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग जाएगा अभी ये सब। मान लो कि हम दुनिया में ऐसी नदियों का सेट बनाते हैं जो पवित्र नदियां हैं, तो पवित्र नदियों का सेट तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? हम नदियों का सेट बना सकते हैं, नदियों का सेट बना सकते हैं, जैसे गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी। नदियों का सेट मतलब हम एक सेट बनाएंगे और उसमें हम सारे नदियों के नाम डाल देंगे, तो ये कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, क्योंकि सारी नदियां हैं। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि पवित्र नदियों का सेट बनाएं, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हर नदी पवित्र है, ठीक है, लेकिन हर नदी में गंदगी डालना उसको पवित्र तो नहीं रखता ना। चलो अब आते हैं, थोड़ा बहुत तो बेसिक बातें हो गई, अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। जैसा कि हम तुमसे बोले, सेट किसी भी चीज़ के ऊपर बन सकता है, किसी भी चीज़ का। अब चलो कुछ बातें एस्ट्रोनॉमी से करते हैं, अंतरिक्ष में जो खगोल विज्ञान होता है उसके आधार पर कुछ बातें करते हैं। दुनिया के ऐसे तारों का सेट जिनके पास खुद के प्लैनेट्स हैं, तो ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया, दुनिया के सारे तारों का सेट जिनके पास खुद के प्लैनेट्स हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, ये पॉसिबल है। पूरे यूनिवर्स में अभी तक जितने तारे खोजे गए हैं, सारे तारों के पास अपना प्लैनेट है कि नहीं, वो फिलहाल मान लो हम लोगों को इस एग्जाम्पल में नहीं पता, लेकिन हमारे पास कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। अगर जैसे मान लो कोई तारा है उसका नाम ए है, कोई तारा उसका नाम बी है, कोई तारा उसका नाम सी है। तारा ए के पास अपना प्लैनेट नहीं है, तारा बी के पास 2 प्लैनेट्स हैं, तारा सी के पास 3 प्लैनेट्स हैं, तो बी और सी ऐसे तारे हुए जो इस सेट के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि हमारा जो सेट है उसका कंडीशन क्या है, तारों के पास अपना प्लैनेट होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर हम एक ऐसा सेट बनाएं, ठीक है, जिसमें कि हम कंडीशन डालें कि चलो इसमें वो एलिमेंट्स रखोगे जिन एलिमेंट्स के पास अपने खुद की वैरायटी होगी, मतलब एक ऐसा कंडीशन वो लोग फॉलो करेंगे जो इस सेट के लिए लागू होता है, लेकिन दुनिया में वैसा कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। फिर भी तो अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा सेट चाहते हैं, आएगा फ्यूचर में देखा जाएगा, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट, मेरे पास सेट तो है लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं है फिलहाल, है ना, ऐसी चीज़ हो जाएगी।
तो अब चलो देखते हैं जो एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, सेट को ही समझना जरूरी होता है। जब सेट समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। अब देखना तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस फील करके लगाओगे। देखो हम बता रहे हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स तो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो बात हो रही है ये थोड़ा अलग एंगल से बात होगी। तुमको और एक्सपोजर मिलेगा, तुम चीज़ों को और बेहतर समझोगे। ठीक है, तो चलो पेंसिल का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं और आगे समझते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया था कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे सेट हैं या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि ये सारे के सारे लोग सेट हैं कि नहीं। कैसे चेक हो पाएगा? एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझते हैं। दुनिया के कलेक्शन लेना है, किन चीज़ों का कलेक्शन करना है? मंथ का, हर मंथ का, लेकिन उनका नाम शुरू होना चाहिए जे से। तो क्या ये सेट बना? हमारे पास 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में कौन कौन से ऐसे, हाँ देखो अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। दुनिया के ऐसे लोगों का सेट जिनका जो नाम है उनका इनिशियल लेटर जो होता है वो ए से शुरू हो, तो ये सेट बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अरुंधति, फॉर एग्जाम्पल अमन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि APJ अब्दुल कलाम, ये सारे लोग, इनका हम एक सेट बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये सारे लोग एक कॉमन कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। वो ही कॉमन कंडीशन सब लोग फॉलो कर रहे हैं, वो है कि सबका नाम किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। अब आगे देखो, यहाँ पर चीज़ को समझो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत होना, जे लेटर से शुरुआत होना। ठीक है, अरे यार हमसे तो एक गलती हो गई, क्लास तो हम हिंदी में चला रहे हैं लेकिन PDF हम इंग्लिश में लिख दिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी ना तो तुम समझ जाना कि कौन सा ये कैसे चल रहा है। एनसीईआरटी अपना अपना खोल लो और देख लो, हिंदी में ये सब लिखा होगा उसमें। ठीक है, करना क्या है, 12 महीने हैं हमारे पास, तुम देखो उसमें से कौन कौन सा महीना जे से शुरू होता है। तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 3 महीने ऐसे हैं जिनका नाम जे से शुरू हो रहा है। तो क्या ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है? क्या डिफाइंड तो है। तो जब प्रॉपरली डिफाइंड है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये तीनों महीनों का सेट एक करेक्ट सेट है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। देखो भैया ऐसा ये चीज़ गलत है। हर इंसान अपने आप में मोस्ट टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन हर महीने का नाम जे से शुरू नहीं होता। हर इंसान अपने आप को ना 30 मार्क ही समझता है, तो ये चीज़ गलत है। अब जैसे मान लो यूट्यूब पर बेस्ट टीचर्स का सेट, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हर लड़का किसी ना किसी टीचर को बेहतर मानता है। हर लड़के के लिए कोई ना कोई टीचर अच्छे होते हैं। सारे लड़कों के लिए हम बेस्ट टीचर नहीं हो सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए हम बेस्ट टीचर हैं वो हमको अपना बेस्ट टीचर मानेंगे। लेकिन हम दुनिया के सारे टीचर्स को एक ऐसे सेट में नहीं डाल सकते जिस सेट को हम ये बोलें कि ये सेट दुनिया के बेस्ट टीचर्स का सेट है। ठीक उसी तरह से ऐसा सेट बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन हम कर सकें। नहीं, ये कलेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। ठीक, हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि दुनिया के ऐसे टॉप 10 राइटर्स जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये सेट होगा। ठीक है, देखो यही तरीका है, एक एग्जाम्पल से 4 और एग्जाम्पल निकाल देना ताकि बच्चों को बहुत बेहतर समझ में आए। आपको मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। बहुत सारे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे हैं लेकिन हम उनका सेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हर टीचर तो अच्छा ही है ना, क्योंकि ये भावना से जुड़ी हुई बात है और मैथ भावना से नहीं चलती। मैथ चलता है नंबर्स और कंडीशन से। आपका कंडीशन एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले ऐसे टीचर्स का सेट बनाओ जो एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं, तो उसमें मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यूट्यूब पर पढ़ाने वाले ऐसे टीचर्स का सेट बनाओ जिनका नाम ए से शुरू होता है। हाँ, ऐसा सेट बन जाएगा। जिनका नाम वी से शुरू होता है, मेरा नाम वी से शुरू होता है, विकास, स्टूडेंट्स हमको वीरू सर कहते हैं, तो दोनों नाम मेरा नाम आ जाएगा। ऐसे टीचर्स का सेट बनाओ यूट्यूब के जो MBBS डॉक्टर्स हैं। हाँ, ये भी एकदम करेक्ट चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं। ठीक है, अब देखो क्या ऐसा बन सकता है, दुनिया के ऐसे स्टूडेंट का सेट बनाओ, ऐसे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो
देखो कलेक्ट करेंगे तो तुम कुछ भी कलेक्ट करो, लेकिन उनको सेट कहोगे कि नहीं कहोगे? कलेक्शन की अगर बात करें तो तुम कुछ भी कलेक्ट करो यार, समोसा, गोलगप्पा, टीचर, स्टूडेंट, सब जो मन करे वो कलेक्ट करो, लेकिन उनको सेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सेट बोलने के लिए क्या चाहिए? एक खास कंडीशन जो सारे के सारे लोग फॉलो करते हों, तब जाके तुम्हारा सेट बनेगा, राइट? और हर तरह के सेट को मैथ में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक? तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, थर्ड वाले की। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो आजकल क्या होता है, कुछ बच्चे ना मोबाइल में गेम खेलते हैं, हम अक्सर देखें मेरे फ्रेंड्स को, वो लोग ना आईपीएल की टीम बनाते हैं, मोबाइल में पैसा कमाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ हम देखें। अब देखो कि वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स, मतलब जो लोग होते हैं, क्या वो सारे के सारे सेम प्लेयर्स चूज करते हैं क्या? नहीं, किसी की नज़र में कोई प्लेयर अच्छा है, किसी की नज़र में कोई प्लेयर अच्छा है, वो ग्रुप टीम बनाने के लिए और उससे वर्चुअल मैच खेल के पैसा जीतने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, सबके हिसाब से अलग अलग लोग बेस्ट हुए ना, ठीक है? कोई सचिन को बहुत बेस्ट खिलाड़ी मानता है, तो हो सकता है कि कोई सचिन से ज़्यादा धोनी का फ़ैन हो सकता है कोई धोनी से ज़्यादा विराट कोहली का फ़ैन हो। अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछें कि ऐसा करो कि तुम जितने क्रिकेटर जानते हो उसमें से प्रायोरिटी के हिसाब से किसको नंबर 1 बोलोगे, किसको नंबर 2, किसको नंबर 3, 1 2 3 पे अरेंज करो, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो नए नए वाले बच्चे हैं वो ऐसे कर दें कि विराट फिर धोनी फिर सचिन। हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं वो ऐसे अरेंज कर दें कि सचिन फिर धोनी फिर विराट। तो ये तो सेट नहीं बन रहा ना, अच्छे लोगों का सेट क्या हो सकता है कि कुछ लोग हम एक नए क्रिकेटर को भी अभी रिसेंटली सुने, रोहित शर्मा नाम है, हो सकता है कि कोई लड़का सचिन को उसमें उस टीम में ना रखे, रोहित शर्मा को रख दे। तो यहाँ पर भावना की बात है, तो मैथ में कोई भी सेट ऐसा नहीं होता जो भावना के आधार पे बना होता है, ठीक है? भावना मतलब किसी लड़की का नाम भावना नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर आपके हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, उसके आधार पे अगर आप कोई कलेक्शन करते हैं तो आप उसको सेट नहीं कहेंगे, उसमें एक खास कंडीशन लगी रहेगी तभी आप उसको सेट कहेंगे। किसी भी सेट में देखो 3 चीज़ें हैं, हम तुम बताते हैं। एक होता है कलेक्शन, उसके बाद आता है कंडीशन, तब जाके बनता है सेट। तुम कुछ भी कलेक्ट कर लो, ठीक है, लेकिन अगर उस सारे कलेक्शन में जितने लोगों को या जितनी चीज़ों को कलेक्ट किए हो उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। तो सारे के सारे जो तत्व उसमें रखे गए हैं, एलिमेंट उसमें रखे गए हैं, उनमें सेम कंडीशन लगी है कि नहीं। अब चलो बात करते हैं चौथे की, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब भाई यहाँ पर तो कंडीशन है, सारे के सारे बॉयज़ का सेट बनाना है। अब मान लो कि अब पहले तुम अपना आंसर बताओ, यस या नो, ठीक है? बोलो यस या नो। यस करेक्ट, यस होगा क्योंकि हम लोगों को एकदम क्लियर है कि हमको बॉय चूज करना है। लेकिन अगर यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि कलेक्शन करो इंटेलिजेंट बॉयज़ का, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर मैथ में इंटेलिजेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम ये कर दोगे। हर माँ सोचती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, ठीक है, हर पिता अपने बेटे को डांटता है कि अरे इंटेलिजेंट बनो, है ना? तो वैसे सेट पॉसिबल नहीं है। वैसा कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे जिस कलेक्शन में इंटेलिजेंट बॉयज़ हों, नहीं, सबके सबसे अलग लोग इंटेलिजेंट हैं। तो समझ में आ रही बात? हाँ, 5th पे आते हैं। देखो 5th पे देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये सेट है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को नेचुरल नंबर नहीं पता, तो अब जिन बच्चों को नेचुरल नंबर नहीं पता उनको थोड़ा सा, इसका मतलब ये कि उनका बेसिक मैथ वीक है, तो आप बेसिक मैथ को थोड़ा ठीक कीजिए क्योंकि बेसिक मैथ आगे जाके बहुत काम आने वाली है। तो नेचुरल नंबर भैया कहाँ से शुरू होता है, देखना समझना। कुछ लोग सोचेंगे, कंफ्यूज होंगे कि 0 से शुरू होता है कि 1 से शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, इसका हम एक ट्रिक बताते हैं तुमको। ट्रिक देखो, जो 0 से शुरू होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं, और जो 1 से शुरू होता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका ट्रिक समझो। इंग्लिश में एक शब्द है होल, HOLE। जो 0 है वो होल की तरह दिखता है, ठीक है ना? तो अब समझ में आ गया नेचुरल नंबर और होल नंबर कैसे समझना है, ठीक? देखो हम तुमको एक और चीज़ दिखाते हैं। आजकल तो मान लो फटाफट तुम लोग इंटरनेट पे जाओगे और फट से खोज लोगे। अगर तुमको ये चेक करना हो, जैसे मान लो तुमको इंटरनेट पे कोई चीज़ दिखाते हैं, इंटरनेट में तुमको दिखाते हैं कि सेट ऑफ, चलो हम तुमको सिर्फ ऐसे टाइप करते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि
यहाँ पे एक चीज़ आई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 आर 1 2 3 4 5। यहाँ पे फर्स्ट 5 लिया गया है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। और अब देखो तुमको होल नंबर भी दिखाते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। अब जब तुम होल नंबर पे जाओगे तो उसमें एक ही चीज़ बदल जाएगा। क्या चीज़ बदलेगा? वो जीरो से शुरू होगा। दिखाते हैं तुमको होल नंबर्स। देखो जब होल नंबर की बात आएगी तो वो जीरो से शुरू होगा। यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखो तुम देखो नेचुरल नंबर भी लो एंड जीरो भी लो। उसी का हम ट्रिक अभी तुमको बताए हैं कि वो ट्रिक कैसे काम करती है। तुमको यहाँ पे दिखाते हैं फिर से वो ट्रिक कैसे काम करती है। उसमें तुमको नेचुरल नंबर, वो तो तुम समझ ही रहे हो, और होल नंबर। बच्चे आगे कंफ्यूज होते हैं ना, अब वो नहीं कंफ्यूज होंगे। होल मतलब होल मतलब जीरो। ध्यान देना WHOLE ये होता है होल नंबर, लेकिन इस होल का अलग चीज़ है मतलब है, लेकिन इस होल का अलग मतलब है। लेकिन ट्रिक के हिसाब से अगर तुम देखो तो जीरो जो है वो होल की तरह दिखता है ना, छेद होल मतलब छेद। ठीक, इसलिए अब तुमको नहीं भूलेगा। अभी देखो पूरा का पूरा मैथ पढ़ोगे ना, बहुत कुछ सीख के जाओगे और डेफिनेटली तुम अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करोगे। अभी देखो जब हम NCERT लेवल पे इतना सब कुछ सिखा रहे हैं, तुमको ट्रिक्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो ऑफकोर्स आगे जाकर के बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब आ जाओ तुम 6th वाले पर, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो तुम्हारे पास एक कलेक्शन है, ठीक, तुम्हारे पास एक किताब है, तुम चाहते हो कि वो किताब भी इस कलेक्शन में डाल दो, लेकिन ये इसको तुमको एक सेट बोलना है। कलेक्शन और सेट में एक फ़र्क होता है। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी किताब ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जब सेट बोलोगे तो एक कंडीशन आ जाएगी। तो जब तुम एक नई किताब को इसमें डालना चाहोगे इस सेट में, तो कंडीशन क्या है कि ये माननीय मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है कि नहीं। अगर उनके द्वारा नहीं लिखी गई है तब दिक्कत हो जाएगी। अगर शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है तब ये किताब वो किताब नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि तुमको एक पॉपुलर राइटर हैं जो कुछ मूवीज़ उनके नाम पे बनी है, उनका हम नाम भूल गए, क्या उनका नाम है, 2 स्टेट्स जो बनाए हैं, जिनके मूवी बनी हुई है 2 स्टेट्स। अब अगर वो किताब उनके द्वारा लिखी गई है तब तो भैया वो किताब इस सेट में नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्लियर है कि राइटर कौन होना चाहिए, MPC मुंशी प्रेमचंद जी होने चाहिए, तभी जा कर के वो नॉवेल इस कैटेगरी में आएगी। तो ऐसे कलेक्शन को तुम सेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मतलब कलेक्शन होना चाहिए प्लस उसमें कंडीशन होना चाहिए, और सारे के सारे एलिमेंट सेम कंडीशन फॉलो करें, तभी उसको तुम सेट बोलोगे। टोटल क्लियर हो गया। 7वां देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखो इतना ज़्यादा टाइम हम क्यों ले रहे हैं, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब तुमको मिले ना, तो वो चाहे IIT का हो चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर रहे कि सबसे तेज और सबके कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम उसका सही आंसर मारो, टिक मारो, ठीक है। बाकी लोग सोचते रह जाएंगे और फिर उसके बाद तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं 8वें पर, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये सेट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि वो प्रॉपरली डिफाइंड है कि इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं, बस वो हुआ सेट। ने इसके पहले देखो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखो एक लिस्ट बनानी है, उसमें हर नंबर को कलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब कौन से? इवन। इसमें तुम 5 डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि 5 एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब जो लोग इसमें आए हुए हैं वो सारे के सारे कंडीशन के साथ आए हुए हैं। तो ये सेट हुआ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अरे सभी लोग डेंजरस है भैया, ठीक है, डिपेंड करता है। लोग तो सांप भी पालते हैं, यूट्यूब पर तुम देखे नहीं, वो लोग सांप पालते हैं, सांप, शेर पालते हैं, खतरनाक मजा आता है। तुमको हम दिखा रहे हैं, चलो तुम ये देख लो। हम तुमको यूट्यूब पे एक चीज़ दिखाते हैं, स्नेक लवर। देखते हैं कि आता है कि नहीं। स्नेक लवर ऐसा कोई वीडियो आ जाएगा, तुमको बस हम प्ले करके दिखा देंगे। ये देखो क्या इनके लिए कहाँ सांप डेंजरस है? अरे फॉरेन में तो लोग देखो सांप के साथ ये सो रहे हैं। ये देखो, ये बीस्ट बडीज का ये देखो वीडियो। पूरा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा मेरे वीडियो पे। मतलब लोग, कुछ लोग सांप से डरते हैं। देखो ये देखो कैसे, ये देखो ये डर रहे क्या सांप से? नहीं डर रहे, देख लो। तो अब इनके लिए सांप डेंजरस नहीं है, क्योंकि इनको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है सांप को कैसे हैंडल करना है। उनके लिए सांप फ्रेंड है।
और तुमको पता होगा भारत सरकार में एक नाम दिया गया है सर्प मित्र, ठीक है। तो भैया ये कोई सेट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन मैथमेटिकली सही कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है ये समझने में, तो भाई पूरा का कुछ लोगों को सेट इतना बोरिंग लगता है, कहते हैं सर सेट बहुत बोरिंग चैप्टर है, सेट में कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो देखो, अगर तुम इसको सबसे बोरिंग चैप्टर मानते हो और अगर आज की वीडियो में तुमको मज़ा आया तो तुम समझ लेना आगे जाकर के जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे ऐसा दिखाना होगा, हम फटाक से यूट्यूब या फिर इंटरनेट खोल के तुमको वहाँ पर उस चीज़ का इमेज दिखा देंगे कि देखो वो चीज़ क्या है, ठीक है। चलो कॉपीराइट आएगी तो देखा जाएगा, जब तुम लोग हो तो क्या डर है, तुम लोगों से थोड़ी तुम लोग हो सब नेक्स्ट देखो, ये सारे क्वेश्चन थे, ये PDF में सब कुछ था और सब तो समझ में आ ही गया कि सब कैसे चल रहा है। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे ताकि वीडियो छोटी रहे। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि मेरे पास कोई कलेक्शन दिया गया है, इस कलेक्शन को एक ब्रैकेट में डाल दिया गया है और 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, ठीक। अब इस पूरे चीज को सेट का नाम दिया गया है और उस सेट का नाम A दिया गया है। देखो यहाँ पे लेट A दिया गया है। अब बोल रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इंसर्ट का मतलब होता है डालना, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। देखो इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग टू और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब जैसे मान लो, इसको पहले समझो कि इस सेट में जो लोग हैं वो सारे के सारे इस A से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो लोग इस सेट में नहीं हैं वो इस A से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे 8, इस सेट में 8 नहीं है तो 8 इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो तुमको डालना है यहाँ पे जाके ऐसे कट कर दोगे, मतलब ऐसे C बनाओ, बीच में ऐसे लाइन मारो, फिर ऐसे कट कर दो, समझ रहे हो ना। लाइन मारो मतलब ऐसे C बना करके ऐसे लगा दो और उसको कट कर दो, तो ये हो गया नॉट बिलोंग टू। C डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी 8 डज नॉट बिलोंग टू A। क्लियर हो गया। अभी देखो ऐसा नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है, एक एक चीज़ बहुत मज़ेदार बनने वाली है। देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, चलो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अपने फैमिली की बात करते हैं, सिर्फ हम उन लोगों की बात करते हैं जो मेरे पापा मम्मी से पैदा होने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हम हो गए, मेरा छोटा भाई छोटू हो गया और मेरी बहन हो गई, ठीक है। मेरा नाम वीरू, मेरी बहन का नाम नीरू, मेरे भाई का नाम विशाल, उसको लोग छोटू कहते हैं। अब जरा बात को समझो कि अब हम एक ऐसा C का सेट बनाते हैं, इस C का मतलब हुआ चिल्ड्रन, और उसमें हम V, N और C को डाल देते हैं। अब हम पूछते हैं कि Y बिलोंग टू C और Y डज नॉट बिलोंग टू C, Y C से बिलोंग करता है या Y C से बिलोंग नहीं करता, तो तुम क्या लिखोगे, Y C से बिलोंग नहीं करता। अब देखो यहाँ पे समझना, V वीरू, लेकिन C अलग चीज़ है, C चिल्ड्रन को दर्शा रहा है, मतलब ये यहाँ पे चिल्ड्रंस का सेट है, ये जो C है ना ये चिल्ड्रंस का सेट है, राइट। और इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है। तो अब तुम समझ गए कि कौन सा कैसे टिक मारना है। देखो यहाँ पे क्लियरली तुमको पता ही है कि 1 से 6 तक के सिर्फ लिए गए थे, तो 8 तो आएगा नहीं उसमें, तो इसीलिए इसमें नॉट बिलोंग टू लिखा गया है। 0 तो आएगा नहीं और 10 तो आएगा नहीं। समझ में आ गई बात। चलो वीडियो कितनी लंबी हो रही है पता नहीं, थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब इसको हाँ यहाँ पर तुम लोगों को ऐसी टेक्निकल बातें बताने वाले हैं यार, मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा सेट पढ़ के हमसे। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तुम लोग थोड़ा ब्रेक ले लो।